हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका Q&A के पहले एपिसोड में। दोस्तों, अक्सर हम उन टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जिनकी आप फरमाइश करते हैं, लेकिन फिर भी कई सवाल ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं जिनका जवाब देना तो बनता है। बस इसी थॉट को ध्यान में रखकर आज हम आपके लिए रहस्य टेलीविजन पर Q&A की सीरीज की पहली वीडियो लेकर आए हैं। फिक्र मत करिए, अगर इस वीडियो में आपके सभी सवाल मैं कवर नहीं कर पाया तो इस सीरीज में और भी वीडियो आएंगे समय समय पर जिनमें आपके सवाल हम लेंगे। बस आप कमेंट सेक्शन में #AskSanchori लिखकर जो भी आपका सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब का ये सिलसिला और सुलझाते हैं स्पेस साइंस के जुड़े हुए कुछ आपके डाउट्स। दोस्तों, आज का पहला सवाल पूछा है राज विश्वकर्मा ऑफिशियल ने। ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी जैसे कितने ग्रह मिले हैं ब्रह्मांड में। देखिए दोस्तों, सवाल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि अगर 2013 के केपलर स्पेस मिशन डाटा पर हम ध्यान दें तो वो डाटा कहता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे यानी कि अर्थ साइज 40 बिलियन से भी ज़्यादा ग्रह हो सकते हैं। वहीं अगर हम पृथ्वी जैसे फीचर्स वाले ग्रह की बात करें तो अब तक 7 ग्रह पाए गए हैं जो एक तरह से पृथ्वी के जैसे प्लानेट है। इन प्लानेट की सतह पर कुछ लिक्विड वाटर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में आज तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जो पूरी तरह पृथ्वी जैसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमें एक और ग्रह पृथ्वी जैसा मिल जाएगा जहां जीवन की संभावना होगी। ऐसे में इंसान उस ग्रह पर बसने के बारे में जरूर सोचेगा और वहां जाने की स्ट्रेटजी बनाएगा। लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास पृथ्वी जैसा दूसरा कोई भी ग्रह नहीं है। तभी तो अक्सर कहा भी जाता है कि देयर इज नो प्लैनेट बी। तो चलिए इसके साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो हमें भेजा है विश्वजीत नाथ। ये जानना चाहते हैं कि क्या एलियन लाइफ पॉसिबल है, क्या हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एलियन नहीं होते हैं तो यह सरासर झूठ होगा। लेकिन मैं आपसे ये गारंटीड भी नहीं कह सकता हूं कि एलियन सच में होते हैं। अगर इसका जवाब हम आपको साइंस के ओपिनियन से समझाना चाहूं तो जान लीजिए कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को साइंटिस्ट नहीं नकारते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हमारा यूनिवर्स बेहद बड़ा है। ऐसे में यहाँ ह्यूमन लाइफ ही एग्जिस्ट करती हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इन लाखों करोड़ों प्लैनेट में ऐसे कई प्लैनेट हो सकते हैं जिनमें एलियन रहते हो, लेकिन अभी ये हमारी पहुंच से परे हैं। रही बात उनसे कांटेक्ट करने की, तो शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत से ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से संपर्क करने की प्रयास लगातार किया जा रहा है। नासा के बड़े बड़े टेलीस्कोप डीप स्पेस नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिससे स्पेस से आने वाले सभी सिग्नल्स को कैप्चर किया जाता है। इस नेटवर्क के जरिए ही आज तक बेहद अजीबोगरीब सिग्नल्स को वैज्ञानिकों ने पकड़ा है और कैप्चर किया है। लेकिन अफसोस अभी तक हम एलियंस के अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत हम नहीं खोज पाए हैं। इसलिए हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब देना थोड़ा डिप्लोमेटिक है। चलिए हम अगले तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं जो हमें भेजा है राम अरोड़ा ने। ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा स्पेस इतना ठंडा है तो हमारा सूर्य इतना गर्म क्यों है। दोस्तों, ये सवाल हमसे कई और लोगों ने भी ये पूछा है और आपका ये सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि जब सूर्य की गर्मी का पृथ्वी पर असर पड़ सकता है तो स्पेस पर उसकी गर्मी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। हमारा अंतरिक्ष फिर भी ठंडा क्यों रहता है। देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य का कोर गर्म होता है, वहाँ प्रेशर बनता रहता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। इसी फ्यूजन से सनलाइट बनती है। सूरज से उत्पन्न होने वाली इस सनलाइट में एनर्जी होती है जो पृथ्वी पर हमारे वातावरण के चलते फिल्टर होकर आती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि नियर अर्थ स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर या फिल्टर नहीं है जो सनलाइट की रोशनी या एनर्जी को ऑब्जर्व या फिल्टर कर सके। इसलिए स्पेस पर सूर्य की एनर्जी और गर्माहट का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो ठंडा ही रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर जो पूछा है हमें गीता परमार। ये जानना चाहते हैं क्या सच में फ्यूचर में हमारे लिए स्पेस में जाना आम बात होगी। दोस्तों, ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है क्योंकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हो रहे स्पेस मिशन के दम पर भविष्य में होने वाले इवेंट्स का अंदाजा हम लगा सकते हैं। यह बात सच है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं।
नासा ने तो अपने आने वाले 30 से 40 सालों में होने वाले मिशंस भी फोकस्ड करके रखे हैं, जिससे वो हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये जानकारी हमने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी। अब बात आती है स्पेस में जाने की, तो हो सकता है कि आने वाले 40 से 50 सालों में हम नियर अर्थ स्पेस की यात्रा करना हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रेवल को संभव बनाना इतना भी आसान नहीं है। इस फील्ड में अभी हमें काफ़ी इवोल्यूशन की ज़रूरत है। हमारे मौजूदा तकनीक लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रेवल को सपोर्ट नहीं करती है। हम ज़्यादा अंतरिक्ष में दूर आज भी नहीं जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो हमें भेजा है यश मंचारकर। ये जानना चाहते हैं कि चंद्रमा पर पानी है, क्या ये बात सच है, और सच है तो कैसे। दोस्तों ये बात तो साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि चांद पर पानी है। इस बात की संभावना सबसे पहले सोवियत लूना प्रोब ने लगाई थी। फिर नासा की सोफिया ऑब्जर्वेटरी ने इस बात का खुलासा भी किया था कि चांद की सतह पर पानी है। फिर भारत के लूनर मिशन चंद्रयान ने भी चांद पर पानी को खोजा था, और चाइना के चैंग 4 को भी चांद की सतह पर पानी मिला। इससे साबित होता है कि चांद की जमीन पर सच में पानी मौजूद है। अब आपसे पूछा जाए कि अगर ये सच है तो कैसे। दोस्तों दरअसल सबसे पहले 1976 में सोवियत लूना प्रोब, जो कि चांद के मेरी क्रिशियम में उतरा था, जहां उसने 118 से 143 cm की गहराई से सैंपल इकट्ठे किए, और अध्ययन के बाद 1978 में पब्लिश किया गया था कि प्रोब को चांद पर कलेक्ट किए गए सैंपल में 0.1% पानी मिला है। फिर नासा ने भी इस पर मुहर लगाई कि चांद की सतह पर सचमुच पानी है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो पूछा है राजेश मीना ने। ये जानना चाहते हैं कि आखिर यह ब्रह्मांड कहाँ खत्म हो रहा है, और जहां खत्म हो रहा है उससे आगे क्या है। देखिए राजेश जी, हमारा ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज तक हम पूरे यूनिवर्स को नहीं ढूंढ पाए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हमने अपने यूनिवर्स के केवल 4% हिस्से से ही हम वाकिफ है, जो हमारे प्लानेट, स्टार और गैलेक्सी को समेटे हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर इस 4% हिस्से को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। दोस्तों इसके अलावा स्पेस का 96% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। इसलिए बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है, जो आज भी इंसानों की नज़रों से परे हैं। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो पूछा है हमें सत्यम शिवा ने। ये जानना चाहते हैं कि साइंटिस्ट आज तक वापस चंद्रमा पर क्यों नहीं गए। देखिए सत्यम जी, ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि नासा ने काफ़ी समय से चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा है, लेकिन भारत से लेकर चाइना और इजराइल की स्पेस एजेंसीज आज भी मून पर अपने मिशंस उनके काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना का चैंग 4 लूनर प्रोब मून के डार्क साइड में आज भी काम कर रहा है, और इसरो के चंद्रयान 2 मून मिशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ इजराइल ने भी 2019 में चांद पर पहुंचने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने ब्रॉडशीट मून मिशन भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रही बात नासा की, तो वो एक बार फिर चांद पर उतरने की तैयारी में है। इनका लक्ष्य है कि 2024 तक पहली अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतारी जाएगी, वो भी महिला। नासा इस मिशन को आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम कहकर बुला रही है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में हमें बेहद ही इंटरेस्टिंग मून एक्सप्लोरेशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने भेजा है उनका नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिनका नाम है इंटरनेशनल निकनेम। इन जनाब का पूछना है कि जिन ग्रह पर कभी कोई नहीं गया है, ना कोई वहाँ पर उपकरण भेजा है, तो आप उसके बारे में कैसे जान लेते हैं। खैर आपका सवाल भी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इंसान आज तक केवल वीनस, मार्स और जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट में उपकरण भेज पाया है, तो फिर हम बाकी ग्रहों के बारे में जानकारी कैसे जुटाते हैं। दरअसल ऑब्जर्वर यूनिवर्स में किसी भी ग्रह के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक हमारे टेलीस्कोप की मदद लेते हैं, जो धरती के हाई अल्टीट्यूड में बनाई गई ऑब्जर्वेटरी होती है, और ये वहाँ पर फिक्स किए होते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी सभी ग्रहों के फिजिकल फीचर्स को क्लोजली स्टडी करती हैं, उनकी पढ़ाई करती हैं। वैज्ञानिक अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए गए हबल टेलीस्कोप और स्पिटलाइजर टेलीस्कोप जैसे उपकरणों के इस्तेमाल से भी ग्रहों से जुड़ी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। इन टेलीस्कोप से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर या फिजिकल फीचर्स में आ रहे बदलाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा नासा जब कभी वॉयेजर जैसे मिशंस को अंजाम देता है, तो ये स्पेसक्राफ्ट फ्लाई बाय के दौरान अपने आसपास के सभी ग्रहों के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, जहां पास से गुजरते वक्त भी। इसे कहते हैं दोस्तों एक तीर से दो शिकार। समझ गए ना, जो नासा अक्सर करता रहता है।
ये हम आपको कुछ स्पेसिफाइड तरीके बता रहे हैं जिनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉमर के पास प्लैनेट को स्टडी करने के कई तरीके हैं। दोस्तों अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे अंतिम सवाल की ओर, जो पूछा है सतीश कुमार ने। क्या किसी अन्य ग्रह पर विदाउट स्पेस सूट के हम रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं ओनली ऑक्सीजन मास्क के? देखिए सतीश जी, स्पेस के सभी ग्रहों का तो पता नहीं है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां हम बिना स्पेस सूट के जिंदा भी बच पाए। या आप यूं समझ लीजिए कि स्पेस सूट के साथ ही इंसान का बच पाना क्वेश्चनेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर ग्रह के फिजिकल फीचर एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक बात जो सभी ग्रह के कॉमन है वो उनका मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी के अलावा हमें सौरमंडल के किसी भी ग्रह या प्लैनेट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है जो स्पेस से आने वाली सोलर रेडिएशन से हमारे शरीर की रक्षा कर सके या बचा सके। इसके अलावा दूसरे ग्रह के वातावरण के भी कई चैलेंजेज हैं जो हमारे मौजूदा स्पेस सूट भी पूरे करने में फेल है। इसलिए तो हम मॉडर्न टेक्निक की मदद से भी आज तक हम मंगल ग्रह पर नहीं उतर पाए हैं। ऐसे में दोस्तों बिना स्पेस सूट के दूसरे ग्रह पर उतरने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Q&A सेशन, कुछ आपके द्वारा पूछे गए खास सवालों के साथ। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया है तो आप आगे इसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आप सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं आस्क सांचोरी नाम से। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।